में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आशा करते हैं दोस्तों आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई को अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपभ्रंश, जो कि आपकी यूपी पुलिस के एग्जाम में सबसे अधिक सवाल, ये मान चलिए 2 से 3 सवाल आपके एग्जाम में जरूर मिलेगा इस वीडियो से। तो इससे पहले दोस्तों मैं बता दूं कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति के बारे में मैंने बताया है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति की 2 क्लास यूट्यूब पर पढ़ चुकी है, तो अगर आप लोग नहीं देख पाए हैं तो उस क्लास को अवश्य देख लीजिए, जिससे अपभ्रंश आपको समझने में दिक्कत व प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आइए हम लोग अपभ्रंश के बारे में समझते हैं। और अगर कहीं पे भी कोई बात, अगर आपको सवाल नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, उसका सॉल्यूशन के साथ मैं उत्तर आपको बताऊंगा। ठीक है, और ये क्लास यूपी पुलिस के लिए स्पेशल पढ़ा रहा हूँ। आप यूपी पुलिस का एग्जाम दीजिए, इस क्लास से आपको मान चलिए वरदान साबित होने वाली ये क्लास। ठीक है, अगर आप वीडियो के साथ बने रहेंगे तो आप एक दिन जरूर मेरे पास अवश्य आएंगे, कहेंगे हाँ सर आपने जो बोला वो करके दिखाएं। तो आइए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। तो आज हिंदी भाषा में जो प्रकरण होगा वो पढ़ने वाले हैं अपभ्रंश। अपभ्रंश देखिए दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपभ्रंश से। आइए हम लोग समझते हैं कि सर ये अपभ्रंश क्या होता है। सबसे पहली बात हमको ये समझना पड़ेगा कि अपभ्रंश किसे कहते हैं, या आप कह सकते हो कि अपभ्रंश क्या होते हैं। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हमको ये सीखना पड़ेगा कि सर ये अपभ्रंश क्या होते हैं। ये तो बात रही बात की, लेकिन सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि अपभ्रंश का अर्थ क्या होता है। ठीक है, या हम कह सकते हैं, देखना अपभ्रंश का अगर अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ जो होता है वो विभ्रष्ट अर्थ होता है, गिरी हुई अर्थ होता है। ठीक, और इसे बिगड़ी भाषा भी कहते हैं, यानी बिगड़ी। ये इनके अर्थ होते हैं। क्या हुआ, विभ्रष्ट अर्थ होता है, गिरी हुई अर्थ होता है और बिगड़ी हुई अर्थ होता है। ठीक है, अब सोचो ध्यान से कि सर ये इसका अर्थ क्यों विभ्रष्ट पड़ा, क्यों गिरी हुई पड़ा और क्यों बिगड़ी पड़ा। ठीक है, तो आइए मैं आपको समझाता हूं क्यों ऐसा पड़ा। क्योंकि दोस्तों बताया जाता कि जिस प्रकार एक पर्वत होता है जब ऐसे करवट लेती है तो उसके कई खंड हो जाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार जब ये अपभ्रंश हमारा 7 भागों में डिवाइड हुआ, यानी 7 भागों में विभाजन हुआ, तो ये एक तरफ पर्वत की तरफ ऐसे लरक गई थी। यही कारण है इसे बिगड़ी हुई भाषा के नाम से जानते हैं, गिरी हुई भाषा के नाम से जानते हैं और इसे विभ्रष्ट भाषा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये रही बात तो अर्थ की। लेकिन इसकी सबसे बड़ी गूढ़ बात यह है कि सर ये जो अपभ्रंश होता है इसके अन्य नामों से कितने जानते हैं। तो देखिए दोस्तों इसके कई नाम होते हैं। जैसा कि आप जानते हो इसे विभ्रष्ट भाषा भी कहते हैं, इसे विभ्रष्ट भाषा कहते हैं, इसे बिगड़ी भाषा कहते हैं, इसे गिरी हुई भाषा कहते हैं। ठीक है, ये इसके नाम होते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा बात ये आती है कि अपभ्रंश को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग टाइप से नामकरण किया है। ठीक है, तो वो नामकरण भी हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि सर ये अपभ्रंश किसे कहते हैं। ठीक है, तो अपभ्रंश की अगर हम बात करें तो आइए हम लोग समझते हैं पहले अपभ्रंश किसे कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि
कालीन एवं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बीच की कड़ी को अपभ्रंश कहा जाता है। अपभ्रंश कहा जाता है, ये आप जानते रहिए। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों, कह रहा कि मध्यकालीन एवं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बीच की जो कड़ी होता है, यानी बीच का जो भाग होता है, बीच का जो हिस्सा होता है, उसी को क्या कहते हैं? अपभ्रंश। जैसा कि आप लोग मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा आपके सिलेबस में है ना, उसको भी मैं पढ़ाऊंगा, और आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषा भी आपके सिलेबस में है। तो आप देख पाए होंगे कि मध्यकालीन और आधुनिक कालीन के भारतीय आर्य भाषा का जो बीच का हिस्सा होता है, उसी का नाम क्या होता है? अपभ्रंश। क्योंकि अपभ्रंश का जो जन्म हुआ है वो मध्यकालीन से ही होती है। तो ऐसे में कह सकते हो कि मध्यकालीन और आधुनिक कालीन के जो बीच का जो हिस्सा होगा, उसका नाम क्या होगा? अपभ्रंश होगा। ठीक है, ये आप समझ गए। लेकिन ध्यान दीजिए, यहीं से एक सवाल आपके एग्जाम में ये पूछ लेता है कि भैया आधुनिक भारतीय आर्य भाषा एवं अपभ्रंश के बीच के कड़ी को अवहट्ट कहते हैं। अवहट्ट कहते हैं। ये देखना दोस्तों, ये दोनों परिभाषा में मूलभूत अंतर है। अगर मध्यकालीन और आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषा के बीच के हिस्सा का नाम लिया जाए तो क्या अपभ्रंश है, जबकि अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बीच का जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं? अवहट्ट कहते हैं। ठीक है, अब देखना कि ये आपके एग्जाम में सवाल आया हुआ है। सवाल कैसे बनता है कि भैया अवहट्ट किसे कहते हैं? तो सबसे पहली बात जान लीजिए, जो अपभ्रंश का परिवर्तित रूप होता है उसी का नाम क्या होता है? अवहट्ट होता है। ठीक है, ये आप मामला समझ गए। लेकिन जानकारी ये लेना है कि अवहट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है कि अवहट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो आप लिख सकते हैं कि अवहट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग विद्यापति ने किया था। किसने किया था? विद्यापति ने किया था। लेकिन सवाल पूछा जाए अवहट्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अवहट्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ये सवाल आप चला जाएगा ज्योतिश्वर ठाकुर के साथ चला जाएगा। ये आप जानते रहिएगा। क्या मैंने कहा कि अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो विद्यापति ने किया था। अगर कभी पूछे किस रचना में किया था तो इनके रचना का क्या नाम था? कीर्तिलता में किया था। ये बात जानते रहिएगा। लेकिन अगर अवहट्ट शब्द लगा दे तो इसका उत्तर विद्यापति ना होके ज्योतिश्वर ठाकुर हो जाएंगे। ज्योतिश्वर ठाकुर ने अवहट्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अपनी रचना वर्ण रत्नाकर में किया था। इनके रचना का नाम क्या है? वर्ण रत्नाकर। बात समझ के? तो पूछा जाएगा कि विद्यापति अवहट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो विद्यापति ने किया। किस रचना में किया? कीर्तिलता में। लेकिन अगर सवाल करता कि अवहट्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया
तो ज्योतिश्वर ठाकुर ने किया था, किस रचना में? वैरताकन ग्रंथ में किया था। ये बात समझ के होंगे। लेकिन मामला ये आता है कि अपभ्रंश का अन्य नाम क्या क्या हो सकते हैं? अन्य नाम, अन्य नाम जैसे कि अपभ्रंश का अन्य नाम मैंने बता दिया, विभ्रष्ट भाषा कहते हैं, बिगड़ी भाषा कहते हैं, गिरी हुई भाषा कहते हैं, ठीक। लेकिन ध्यान देना, अपभ्रंश को ये अवहंस के नाम से भी जाना जाता है, अवहंस के नाम से जाना जाता है। इसे अभिहत्था भी कहते हैं, अभिहत्था भी कहते हैं। इसी को ग्रामीण भाषा भी कहते हैं, ग्रामीण भाषा भी कहते हैं। इसी को मैंने बताया, इसी को विभ्रष्ट भाषा कहते हैं, पहले ही बता दिया। इसी को बिगड़ी भाषा कहते हैं, अभी मैंने बताया है, बिगड़ी भाषा। इसी को गिरी हुई भाषा कहते हैं, गिरी हुई भाषा कहते हैं। इसी को काव्य उपयोगी भाषा कहते हैं, काव्य उपयोगी भाषा कहते हैं। इसी को अपशब्द कहते हैं, अपशब्द भाषा कहते हैं। ये बात जानते रहिए दोस्तों। इतने इसके नाम, वैसे तो इसके नाम बहुत सारे हैं, लेकिन आपकी पुलिस के एग्जाम में ये नाम आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर सवाल नामों से बनता है तो आपके एग्जाम में सफलता अवश्य आपको मिलेगी, ठीक है। अगर यहां तक मेरी बात आई समझ में, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हमको ये सीखना है कि सर अपभ्रंश जो होता है इसकी हमने परिभाषा सीखा, और अपभ्रंश के अन्य नाम क्या क्या होते ये सीख ली, और अपभ्रंश के अर्थ क्या होते ये हमने सीखा, ठीक है। लेकिन हमें सीखना ये है कि अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, ठीक है। ये सबसे पहले आइए सीखते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, यहां मैं मिटा के लिखता हूं। देखना भाई, परीक्षा के लिए अगर आपको यूपी पुलिस का पेपर देना है तो बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अब की नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए पेपर का लेवल बहुत हाई रहेगा। तो ऐसे में आपको इतना विस्तृत रूप से पढ़िए, इतना डिटेल पढ़िए कि अगर एक भी सवाल कहीं से पूछ ले तो हमसे मिस ना हो। इस आधार पर आप लोग तैयारी करिए। कभी भी वन लाइनर तैयारी करने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, विस्तार पढ़ने से सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, पूछा ये जाएगा कि ये अपभ्रंश को सर्वप्रथम प्रमाणित प्रयोग किसने किया। तो ध्यान दीजिए, बताया जाता है कि अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रामाणिक प्रयोग महाभाष्य के रचनाकार, महाभाष्य के रचनाकार पतंजलि ने किया था, ठीक है। तो आइए हम लोग लिखते हैं कि अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रामाणिक प्रयोग महाभाष्य के रचनाकार पतंजलि ने किया, जो संस्कृताचार्य हैं। देखना दोस्तों, कह रहा कि अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रामाणिक प्रयोग महाभाष्य के रचनाकार पतंजलि ने किया, जो किस भाषा के रचनाकार हैं? ये संस्कृत भाषा के आचार्य हैं। बात समझ गए। लेकिन आपके एग्जाम में सवाल फिर पूछा जा सकता है कि अपभ्रंश को अर्थ के रूप में, अपभ्रंश शब्द का अर्थ के रूप में सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो ध्यान देना, अपभ्रंश का
अर्थ के रूप में कवि चंद ने अपनी रचना प्राकृत लक्षण में सर्वप्रथम प्रयोग किया। ये आप जानते रहिएगा। अगर अर्थ के रूप में पूछा जाए कि सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था अपभ्रंश का, तो भैया कवि चंद है। ये दंड नहीं, कवि चंद ने अपनी रचना प्राकृत लक्षण में किया। सर्वप्रथम कवि यानी कि प्राकृत लक्षण में किया था। बात समझ गए। अब लेकिन पूछा जाएगा ये बात कहा किसने, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये बात कहा किसने, तो दो विद्वान ने कहा था। ये बात जो है आपके भोलानाथ तिवारी ने और साथ ही उदय नारायण तिवारी ने कहा था। दोनों तिवारी आप जानते रहिएगा। यानी कि भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो कवि चंद ने किया था। किस रचना में किया था, तो प्राकृत लक्षण में किया था। ये बात कहा किसने, तो उदय नारायण तिवारी और भोलानाथ तिवारी ने, दोनों ने मिलकर कहा था। ठीक है, तो लेकिन यहीं तक बात ये उपरंज नहीं होता। अभी आइए हम लोग आगे सीखते हैं कि और किसने क्या कहा। तो और किसने क्या कहा अगर बात की जाए तो भैया बताया जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अभी ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक ऐसे कवि हैं, एक ऐसे विद्वान, एक ऐसे आचार्य हैं जहां हर एक शब्दों पर कुछ न कुछ आलोचनाएं जरूर की है। इसलिए आप ध्यान पूर्वक देखिएगा, ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं आपके एग्जाम के लिए, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे में इनके कथनों को आप विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इनका कथन बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, और एकदम मौज मस्ती से पढ़ते रहिए बस, लेकिन जो पढ़िए वो सही चीज पढ़िए, यानी कि डिटेल पढ़िए, मजबूती से पढ़िए, ताकि हमें भविष्य में फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो आइए हम लोग समझते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं। ये कहते हैं, इनके अनुसार बताया जाता है कि अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो हुआ वो वल्लभी के राजा धारसेन के द्वितीय शिलालेख में मिलता है। तो कभी अगर सवाल पूछा जाए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ होता है, तो वल्लभी के राजा धारसेन के द्वितीय शिलालेख में होता है। तो आप नोट कर सकते हैं, इनके अनुसार अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वल्लभी के राजा धारसेन के द्वितीय शिलालेख में मिलता है। ये आप जानते रहिए, पूछा जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था, तो वल्लभी के राजा धारसेन के द्वितीय शिलालेख में किया गया था। आइए मैं यहां लिखता हूं कुछ बातें और। तो चलिए आइए हम लोग यहाँ आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि
अपभरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वल्लभी के राजा धारसेन के द्वितीय शिलालेख में मिलता है। लेकिन आपके एग्जाम में सवाल ये पूछा जा सकता है कि भैया अपभ्रंश भाषा के अर्थ में, अपभ्रंश शब्द भाषा के अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? ठीक है, तो भाषा के अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग ये हुआ था भैया आपके वल्लभी के राजा धारसेन के द्वितीय शिलालेख में होता है। तो लिखिएगा अपभ्रंश से भाषा के अर्थ में, भाषा के अर्थ में वल्लभी के राजा धारसेन के द्वितीय शिलालेख में किया गया। ये सवाल जानते रहिए, आपके एग्जाम में आ चुका है इससे पहले, तो आप ये जानते रहिए। कह रहा कि अपभ्रंश भाषा के अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ होता है? तो अगर ऐसा सवाल पूछा जाए तो वल्लभी के राजा धारसेन के द्वितीय शिलालेख में मिलता है। लेकिन अगर कभी ऐसा पूछा जाए कि भैया भाषा अपभ्रंश अर्थ के रूप में, अपभ्रंश अर्थ के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो ऐसे में कह सकते हो कवि चंद ने किया था। किस रचना में किया था? तो प्राकृत लक्षण में किया था। ये बात जानते रहिएगा। लेकिन एक बात नोट डाल के लिखना है, नोट डाल के क्या लिखना है? वल्लभी के पिता गुहसेन ने प्राकृत अपभ्रंश से प्राकृत संस्कृत और तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। कह रहा कि वल्लभी के जो पिता है वो गुहसेन ने प्राकृत, संस्कृत और अपभ्रंश से ये तीनों भाषा के कवि हैं। लेकिन ये बात की जानकारी हुई कहाँ? तो ये बात की जानकारी हुई है जो भैया राजा धारसेन के द्वितीय शिलालेख है ना, उसमें मिलता है जानकारी। तो ये आप जानते रहिएगा कि वल्लभी के जो पिता हैं, ठीक है, यानी कि ये तीन भाषाओं के जानकार थे। कौन कौन? प्राकृत, संस्कृत और अपभ्रंश, ये तीन भाषाओं के जानकार हैं। तो आप ये जानते रहिएगा। अब आइए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हमको ये समझना पड़ेगा कि अपभ्रंश के बारे में क्या क्या बातें विद्वानों ने कहा है। थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं। अपभ्रंश के बारे में क्या क्या विद्वानों ने कहा है, तो आइए समझते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, नोट डाल के लिखिएगा। यदि कभी ये पूछा जाए आपके एग्जाम में कि अपभ्रंश का सबसे प्राचीन उदाहरण कहाँ मिलता है? तो आप बता सकते हैं वो नाट्य शास्त्र में मिलता है। नाट्य शास्त्र में मिलता है। अगर कभी पूछा जाए कि ये नाट्य शास्त्र रचना है किसकी,
तो आप बता सकते हो भरत मुनि की रचना है जिन्होंने रस को 8 प्रकार माना है। ये आप जानते रहिएगा। अब अगर हम लोग इतनी बात समझ गए तो बात ध्यान दीजिएगा, ये जो भरत मुनि है, भरत मुनि ने अपभ्रंश को विभ्रष्ट कहा था, विभ्रष्ट कहा, ये आप जानते रहिएगा। भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या कहा, तो विभ्रष्ट कहा। जबकि आपकी जो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं भामा, इन्होंने अपभ्रंश को संस्कृत धन प्राकृत इन दोनों भाषाओं का काव्य उपयोगी कहा, काव्य उपयोगी कहा। ये बात जानते रहिएगा। तो भामा ने अपभ्रंश के लिए किस शब्द का प्रयोग किया, तो काव्य उपयोगी शब्द का प्रयोग किया। किसके किसके बीच, संस्कृत और प्राकृत के बीच, ठीक है। जबकि भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या कहा, विभ्रष्ट कहा। जबकि यहीं पर आपके जो सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले जो विद्वान हैं पतंजलि, पतंजलि ने इन्होंने क्या कहा, तो इन्होंने कहा था कि भैया ये अपशब्द, इन्होंने अपभ्रंश को क्या कहा, अपशब्द। ये बात ध्यान दीजिएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों यहां तक बात जो है क्लियर हो गई होगी। अगर कहीं पर कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, जिसका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। लेकिन एक जानकारी और सीख लेते हैं कि अपभ्रंश को किशोरीदास वाजपेयी ने क्या कहा। तो किशोरी दास वाजपेयी, अगर किशोरीदास वाजपेयी की बात करें, इन्होंने अपभ्रंश को राणा भाषा कहा। क्या कहा, राणा भाषा कहा। तो राणा भाषा अगर कभी पूछा जाए ये किसका नाम है, तो अपभ्रंश का नाम है। ये नाम दिया किसने, तो किशोरीदास वाजपेयी ने दिया था, ठीक है। तो आशा करते हैं यहां तक बात जो है हमारी समझ में आई होगी। अब आइए हम लोग समझते हैं कि भैया अपभ्रंश के जो भेद होते हैं, जिनसे 18 बोलियों का जन्म हुआ, हिंदी की 5 उपशाखाओं का जन्म होता है, जो आपके एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, अत्यंत लाभदायक होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग उसको सीखते हैं। इसको हम मिटा दे रहे हैं। तो अब हमें सीखना यह है कि अपभ्रंश के जो प्रकार होते हैं वो कौन कौन होते हैं। तो इसकी बहुत लंबी लिस्ट बनेगी, आप जानते रहेंगे। यहाँ से सवाल आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। इसको अगर आप याद कर लेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। तो आइए हम लोग सीख लेते हैं कि अपभ्रंश के कितने भेद होते हैं। तो बात ध्यान दीजिएगा, अपभ्रंश के टोटल 7 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 7 भेद होते हैं। अब ये 7 भेदों के हम नाम लिखेंगे। तो आप लोग अपने कॉपी में ऐसे बनाइएगा जैसे हम बना रहे हैं। अपभ्रंश के 7 भेद पहले हम बना ले, फिर आप लोग बनाइएगा। अपभ्रंश के 7 भेद देखिए यहां हम बना दे रहे हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये 7वां। देखिए अपभ्रंश का जो सबसे पहला अपभ्रंश है उसे आप सौरसेनी अपभ्रंश जानते हैं। उसे आप सौरसेनी अपभ्रंश कहते हैं। और दूसरा है खस अपभ्रंश या प्राचर अपभ्रंश से कह सकते हैं। प्राचर, प्राचर अपभ्रंश, इसे खस अपभ्रंश, इसे पैशाची अपभ्रंश, पैशाची अपभ्रंश, इसे महाराष्ट्रीय अपभ्रंश कहते हैं। महाराष्ट्रीय
अपभ्रंश कहते हैं, छठे को अर्ध मागधी अपभ्रंश कहते हैं, अर्ध है मागधी अपभ्रंश कहते हैं, और इसको मागधी अपभ्रंश कहते हैं। ये नाम आप लोग जानते रहिएगा, कौन कौन सा नाम है? सौरसेनी अपभ्रंश, दूसरा ब्राचड़ अपभ्रंश, तीसरा खस अपभ्रंश, चौथा पैसाची अपभ्रंश, पांचवा महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, छठा अर्ध मागधी अपभ्रंश और सातवां है मागधी अपभ्रंश। आइए अब दोस्तों यहां से हम लोग ये सीखते हैं कि कौन कौन से अपभ्रंश के हिंदी के कितने उपशाखाओं का जन्म हुआ है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि अगर अपभ्रंशों की संख्या 7 है तो हिंदी की कितने उपशाखाएं हैं? ये यूपीएससी में पूछा गया सवाल है, हिंदी की कितने उपशाखाएं हैं? तो भैया हिंदी की 5 उपशाखाएं, और ये 5 उपशाखाएं आई कहां से? इन्हीं अपभ्रंशों से आई है। आप पढ़े होंगे कि हिंदी में 18 बोलियां होती हैं, ये 18 बोलियां आई कहां से? इन्हीं अपभ्रंशों से आई है। ठीक है, तो अब आइए हम लोग सबसे पहले ये सीखते हैं कि भैया किस अपभ्रंश से कौन सी भाषा का जन्म हुआ है और कौन से हिंदी की उपशाखा का जन्म हुआ है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जिस पर मैं हिंदी लिखूंगा वो हिंदी की उपशाखाएं कहलाएगी, और जिस पर मैं भाषा लिखूंगा वो अपने आप में क्या कहलाएगी? भाषा कहलाएगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं सौरसेनी अपभ्रंश से। ध्यान दीजिएगा, इसको मैं ऐसे बना दे रहा हूं कि ये देखना सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश से अगर बात की जाए तो इससे दोस्तों पश्चिमी हिंदी का जन्म होता है, पश्चिमी हिंदी का जन्म होता है। देखिए मैं इसको गोला कर रहा हूं, पश्चिमी हिंदी का जन्म होता है और साथ ही साथ गुजराती भाषा का जन्म होता है, गुजराती भाषा का जन्म होता है। और इन्हीं से जो है एक हिंदी की उपशाखा का जन्म होता है जिसे आप राजस्थानी हिंदी कहते हैं, राजस्थानी हिंदी कहते हैं। ठीक, ये अब इसको मैं गोला कर दे रहा हूं। आप देख पाए होंगे कि हिंदी के 2 उपशाखाओं आपके सामने हो गई, यानी पहली उपशाखा, ये दूसरी उपशाखा। सर ये ब्राचड़ अपभ्रंश से किस भाषा का जन्म हुआ? तो आप लोग पढ़े होंगे सिंधी भाषा का जन्म हुआ, जो संविधान के 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 1967 में जोड़ी गई थी सिंधी भाषा। तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है ये जो सिंधी भाषा है ये अपभ्रंश की किस शाखाओं से निकली है? तो ये ब्राचड़ शाखा से निकली है। इस पर देखिए मैं भाषा लिख दे रहा हूं। अब देखिए दोस्तों यहां से जो है खस अपभ्रंश से एक पहाड़ी हिंदी का जन्म होता है। किस हिंदी का? पहाड़ी हिंदी का। ये बात समझ के इसको मैं गोला कर दे रहा हूं। ये पहाड़ी हिंदी का आप देख पाए होंगे, हिंदी की पहली उपशाखा, हिंदी की दूसरी उपशाखा और हिंदी की ये तीसरी उपशाखा। सर पैसाची हिंदी से, पैसाची अपभ्रंश से किसका किसका जन्म हुआ है? तो आप जानते कि सुने होंगे लहदा भाषा, लहदा भाषा और एक पंजाबी भाषा, पंजाबी भाषा। तो पूछा जा सकता है कि पंजाबी भाषा व लहदा भाषा किस अपभ्रंश से निकली हुई है? तो ये पैसाची अपभ्रंश से। जबकि महाराष्ट्रीय अपभ्रंश की बात करूं तो जो मराठी भाषा है, मराठी भाषा, तो मराठी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? तो महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से हुआ है। जबकि यहां देखिए उड़िया, उड़िया, असमिया, एक मिनट दोस्तों, ये देखना क्या हेर फेर हो गया। यहाँ देखिए मागधी होना चाहिए, थोड़ा सा इंटरचेंज करिए। ये देखिए यहाँ मागधी होना चाहिए, मागधी अपभ्रंश रहेगा, और यहाँ आपका अर्ध मागधी। अब इसको सुधार कर लीजिए। ठीक, यहां से देखिए किसका किसका जन्म हुआ? तो यहां से उड़िया भाषा, उड़िया भाषा, असमिया भाषा और आपके बांग्ला भाषा, बांग्ला भाषा, और साथ ही साथ है हिंदी की चौथी उपशाखा का जन्म हुआ जिसे आप बिहारी हिंदी के नाम से जानते हैं,
बिहारी हिंदी। ये आप देख पा रहे होंगे हिंदी की चौथी उपशाखा आपके सामने है। और अर्धमागधी अपभ्रंश से अगर बात करें तो यहाँ से हिंदी की पांचवी उपशाखा निकली है जिसका नाम है पूर्वी हिंदी। तो आप दोस्तों देख पाए होंगे कि हिंदी के ये 5 उपशाखाएं आपके सामने हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि सर हिंदी के 5 उपशाखाएं हमें पता चला, जिसमें पहली है पश्चिमी हिंदी जो कि सौरसेनी अपभ्रंश से निष्पत्ति हुई है, जबकि राजस्थानी भाषा सौरसेनी अपभ्रंश से निकली हुई है, जबकि पहाड़ी हिंदी का जन्म किस अपभ्रंश से, खस अपभ्रंश से, और आपका जो बिहारी हिंदी है ये मागधी अपभ्रंश से निकली हुई है, जबकि पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली हुई है। ठीक, तो यहां तक बात हमारी क्या हुई, क्लियर हुई। लेकिन सवाल ये आता है कि सर अगर पूछेगा हिंदी में कितने हिंदी के उपशाखा है तो सर बताएंगे 5 हैं। ठीक, लेकिन अगर कभी ऐसा सवाल आता कि हिंदी में बोलियां कितने हैं तो ये दोस्तों 18 बोलियां होती हैं। कितने होते हैं, 18 बोलियां होते हैं। तो आइए देखते हैं 18 बोलियों का जन्म कहां कहां से हुआ है। तो ऐसा करते हैं 18 बोलियों के लिए मैं अलग मार्कर का यूज करूंगा। आप लोग 18 बोलियों का जन्म ध्यान दीजिएगा। हिंदी की जो ये 5 उपशाखाएं हमने बताया है इन्हीं से हिंदी में कुल 18 बोलियों का जन्म होता है। तो आइए हम दिखाते हैं कि हिंदी में 5 उपशाखाओं से 18 बोलियों का जन्म कैसे हुआ है। तो देखिए दोस्तों, पहला है आपका ये आपकी पश्चिमी हिंदी। तो पश्चिमी हिंदी से 5 बोलियों का जन्म हुआ जिसे आप कहते हैं बांगरू। बांगरू बोली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, खड़ी बोली, कन्नौजी, बांगरू, यहां देखिए बुंदेली। ये 5 बोलियों का जन्म आपका हुआ है पश्चिमी हिंदी से, जबकि यहां देखिए 4 बोलियों का जन्म राजस्थानी हिंदी से हुआ। जैसे एक है मारवाड़ी, मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, जयपुरी। ये आप जानते रहिएगा, ठीक है। जबकि पहाड़ी हिंदी से 3 बोलियों का जन्म होता है जिसे आप कुमाऊनी कहते हैं, कुमाऊनी कहते हैं, और दूसरा है गढ़वाली। आप लोग घर वाली ना समझिएगा, गढ़वाली है, और तीसरा है नेपाली बोली। ये आप जानते रहिएगा। और बिहारी हिंदी से 3 बोलियों का जन्म हुआ है जैसे मैथिली, मैथिली बोली, मगही बोली और भोजपुरी, भोजपुरी। ये आप जानते रहिए। और पूर्वी हिंदी से 3 बोलियों का जन्म हुआ है जिसे अवधी बोलते हैं आप, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ये आप जानते रहिए। तो यहां तक आपको पता ये चला होगा दोस्तों कि ये देखना 4 बोलियां यहां से निकली, 5 बोलियां यहां से निकली और 3 बोलियां यहां से। तो 5 4 9 9 3 12, 12 3 15 बोलियां और 15 3 18 बोलियां। सर इस हिसाब से आप कह सकते हो कि हिंदी में कुल कितने बोलियां हैं, तो 18 बोलियां हैं। अब अगर हमसे सवाल पूछेगा कि भैया ये बताओ कौन सी बोली किस अपभ्रंश से निकली है, तो आप बता सकते हो कि सौरसेनी अपभ्रंश से बांगरू, ठीक है। और ये निकली कहां से है, तो सौरसेनी अपभ्रंश से जो हमारी पश्चिमी हिंदी है
उसी पश्चिमी हिंदी से ये 5 बोलियों का जन्म हुआ है। तो आप ये जानते रहिएगा, अगर कभी पूछा जाए कि ये जो बोलियों का जन्म किससे होता है, तो हिंदी की जो 5 उपशाखाएं हैं, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी और पूर्वी हिंदी, इन्हीं 5 उपशाखाओं से आपके हिंदी में टोटल 18 बोलियों का जन्म होता है। लेकिन सवाल ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि भैया हिंदी में कितने बोलियां हैं। अगर कहेगा हिंदी में कितने बोलियां हैं तो आप बताओगे 18 बोलियां हैं। लेकिन अगर कभी ऐसा कहता है कि हिंदी में सर्वमान्य बोलियां कितनी हैं, तो आप बताओगे टोटल कितने हैं, 17 हैं। 17 क्यों हुआ दोस्तों, ध्यान देना, ये जो नेपाली बोली है ना, ये नेपाल से जुड़ी हुई है, अर्थात नेपाल में ही सम्मिलित हो जाती है, इसलिए इसको 18 बोलियों में से एक बोली कम कर दी जाती, टोटल 17 हो जाती है। इस हिसाब से अगर कभी कहता कि हिंदी में कितने बोलियां सर्वमान्य हैं, प्रमाणित हैं, तो ऐसे में 17 बोलियां क्या है, प्रमाणित हैं। या आपसे सवाल पूछ सकता है कि हिंदी में 5 उपशाखाओं से कुल कितनी बोलियां सर्वमान्य हैं, तो टोटल 17 बोलियां सर्वमान्य है, समझ के। लेकिन एक सवाल यहीं पर यह आ सकता है कि भैया हरदेव बाहरी के अनुसार कितने बोलियां हैं, तो हरदेव बाहरी के अनुसार कुल हिंदी में 18 बोलियां, आप जानते रहिएगा। लेकिन अभी भोलानाथ तिवारी के अनुसार पूछा जाए, भोलानाथ तिवारी के अनुसार, तो भोलानाथ तिवारी ने कहा कि हिंदी में कुल 19 बोलियां होती हैं। कुल कितने बोलियां होती हैं दोस्तों, 19 बोली होती है। अब ध्यान देना, जब हिंदी में सर्वमान्य 17 ही बोलियां होती हैं, जबकि हरदेव बाहरी कहते हैं 18 बोली होती है, तो इन्होंने एक बोली कौन सी बढ़ा दी, तो ध्यान देना दोस्तों, जो दक्षिणी हिंदी होती है ना, जो दक्षिणी हिंदी होती है, उसी को इन्होंने 17 बोलियों में, यानी पश्चिमी हिंदी में, यानी जो दक्षिणी जो बोली है, ठीक है, उसको पश्चिमी हिंदी में शामिल करने के कारण आपके हरदेव बाहरी के अनुसार कितने बोलियां हुई, 18 बोलियां हुई, ठीक है। जबकि भोलानाथ तिवारी ने इसी 17 में 2 बोलियों का और आगमन कर दिया। एक बोली का नाम है ताजुब्की और एक बोली का नाम है निमाड़ी। इस आधार पर भोलानाथ तिवारी ने हिंदी में कुल 19 बोलियों का उल्लेख किया है, ठीक है। तो आशा करते हैं ये आप जानते रहेगा कि भैया हरदेव बाहरी ने दक्षिणी बोली जो है इसको किस हिंदी में शामिल किया है, तो पश्चिमी हिंदी में शामिल किया, ठीक है। इस हिसाब से आप जानते रहिएगा। लेकिन उससे पहले 2-3 बात और जान लीजिए कि खड़ी बोली के अन्य नाम क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। खड़ी बोली के अन्य नाम, तो खड़ी बोली के आप अन्य नाम जानिए, ठीक है। तो खड़ी बोली को ध्यान दीजिएगा कि सर खड़ी बोली को खड़ी बोली किसने कहा, तो ध्यान देना, सर्वप्रथम धीरेन्द्र वर्मा ने कहा, तत्पश्चात उदय नारायण तिवारी ने भी कहा था, ये भी ध्यान दीजिए। पूछा जाएगा सर्वप्रथम किसने कहा, धीरेन्द्र वर्मा ने, इनकी बाद उदय नारायण तिवारी, जबकि ध्यान दीजिए बोली का ही, खड़ी बोली को ही कौरवी, ध्यान दें, राहुल सांकृत्यायन ने इसे कौरवी नाम दिया है, कौरवी नाम, ठीक है। ये आप जानते रहिएगा। अगर कभी पूछा जाए खड़ी बोली के जनक कौन है, तो अमीर खुसरो है। अगर कभी पूछा जाए कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो प्रिय प्रवास है, ठीक है। अगर कभी ऐसा पूछा जाए खड़ी बोली का सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा है,
ये सवाल ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। तो ऐसा करते हैं, आपको हम बताते हैं कि अगर खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य पूछा जाए तो ये प्री प्रवास है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित रचना है। जबकि खड़ी बोली का सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य क्या है, तो कामायनी है, जिनके रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद है। सबसे प्रसिद्ध खड़ी बोली का सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा है, कामायनी है। जबकि खड़ी बोली का महाकाव्य कौन सा है, तो वो प्रिय प्रवास है। तो ये आप जानते रहिएगा। लेकिन मामला ये आता है दोस्तों कि भैया इतनी बड़ी कहानी है, ये इतनी बड़ी कहानी याद हम कैसे करेंगे, इतनी बड़ी कहानी याद हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर इसके बाद मैं बताता हूं कि इसको याद कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए हम आपको बताते हैं कि इसको याद कैसे करना है। तो एक बार मैं इसको इरेज करता हूं, फिर बताते हैं कैसे इसको याद करना है। आशा करते हैं यहां तक बात आपको समझ में आई होगी। यहां से आपके एग्जाम में अवश्य सवाल आएगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, क्वेश्चन जरूर फंसेगा। अब देखिए दोस्तों, इतनी सारी जो बोलियां हैं इनको हम याद करने के लिए ट्रिक बता देते हैं। याद करने के लिए ट्रिक, तो सबसे पहले 2-3 पॉइंट लिखिएगा स्टार लगा के। सबसे पहला पॉइंट ये लिखेंगे कि अपभ्रंश कितने होते हैं। अपभ्रंशों की संख्या 7 है। पूछा जाएगा कि बोली कितनी है, तो बोली टोटल कितने, 18 है। आप समझ गए। पूछा जाएगा हिंदी की उपशाखा कितनी है, हिंदी की उपशाखा कितनी है, उपशाखा तो आप बताइएगा 5 है। ठीक है, इन्हीं 5 उपशाखाओं से जो है आपके 18 बोलियों का जन्म होता है। तो आइए हम लोग सीखते हैं, जिसमें से पहली उपशाखा क्या नाम है, पहली उपशाखा का नाम है पश्चिमी हिंदी। क्या भैया, पश्चिमी हिंदी। तो पश्चिमी हिंदी से 5 बोलियों का जन्म हुआ। कितने बोलियों का, 5 बोलियों का जन्म हुआ। तो आइए इसको मैं सूत्र के माध्यम से याद कराऊंगा। भैया सूत्र क्या है, आप कह सकते हो बाबू बाबू बकौ कन्नौजी, कन्नौजी, बाबू बकौ कन्नौजी, ये आप जानते रहिएगा। अब यहां देखिए मैं अलग कलर से लिख दे रहा हूं कि दोनों में अंतर क्या। देखना, बा से मतलब क्या हुआ, आपका बांगरू हो गया। अबू से बुंदेली भाषा, और बा से ब्रज भाषा, कौ से कौरवी जिसे आप खड़ी बोली कहते हैं, और कन्नौजी तो आप लिख ही सकते हो कन्नौजी। ये यानी कि पहली बोली, दूसरी, तीसरी, चौथी और ये 5वीं। तो आशा करते हैं दोस्तों ये बात जो है, कौन सा, यहाँ से लगा दो। ये जो बोर्ड है वो बाहर वाला बोर्ड, लाइट नहीं है तब। ठीक है, तो यहां तक दोस्तों हो गया होगा। अब आइए हम लोग थोड़ा सा आगे सीखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सीखना ये कि अगर हमें एक बोलियां जो है सूत्र से अगर याद हो गई, तो आइए हम दूसरी बोली को याद करके हम बताते हैं कैसे याद करना उसको। अब यहाँ तो मुझे लगता है आपको दिक्कत नहीं होगी। अब देखना दूसरी उपशाखा क्या थी। दूसरी उपशाखा की अगर बात करें तो राजस्थानी थी, राजस्थानी हिंदी ना, राजस्थानी हिंदी। इसको याद कैसे करोगे, इसमें बोलियां 4 पाई जाती है। तो इसका सूत्र क्या है, आप सूत्र जानिए। मामा जमे राजस्थान में, मामा जमे राजस्थान में। तो मामा जमे राजस्थान में, आइए सूत्र क्या है। मां से भैया क्या हो जाएगा, मारवाड़ी, और मां से
मालवी और जा से जयपुरी और में से मेवाती। आशा करते दोस्तों यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं कह रहा कि भैया राजस्थानी हिंदी को याद करने के लिए ट्रिक क्या है कि मामा जमे राजस्थान में। भैया मामा लोग जमे कहाँ? राजस्थान में। तो ऐसे में माँ से मारवाड़ी, माँ से मालवी, जा से जयपुरी और में से मेवाती। ये किस भाषा की बोली होगी? तो हिंदी, राजस्थानी हिंदी की बोली होगी। ठीक, अब आइए हम लोग तीसरा समझ लेते हैं जिसका नाम क्या है। अब देखना तीसरा आप है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी की अगर बात करें तो इसका सूत्र क्या है कि भैया जब आप शादी करेंगे तो मैडम कहाँ से ले आएंगे? ठीक है, तो ऐसे में बिहार से ले आओगे तो ऐसे में कह सकते हो कि मैम भोजपुरी, मैम भोजपुरी। क्या भैया? मैम भोजपुरी। मैम मतलब मैम का मतलब क्या है? मैथिली। मैथिली, माँ से हो जाएगा मगही, अब भोज से हो जाएगा भोजपुरी। ये आप जानते रहिएगा। ठीक है, अब देखना क्या है, एक उपशाखा बचा और है जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा। अभी हमको जानना है दो, हिंदी की दो उपशाखाएं। तो यहाँ पर मैं नोट कर दे रहा हूं। यहाँ पर क्या है? चौथा आपका आ जाएगा पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी। यहाँ इसका सूत्र क्या है? इसका सूत्र अब छत्तीसगढ़ी पूरब में, अब छत्तीसगढ़ पूरब में। तो ये आप जानते रहिएगा। इसका देखिए छोटा से क्या हो जाएगा? अवधि। ठीक, बा से हो जाएगा बघेली और छा से छत्तीसगढ़ी हो जाएगा। ठीक, अगर आपको इतनी बोलियां अगर याद हो जाएगी तो बच रही है खस, यानी जो पहाड़ी हिंदी थी, यानी कि पांचवी आपके पहाड़ी जो हिंदी है। ये पहाड़ी हिंदी के लिए बाबू मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाई है। तो दोस्तों अगर आपको हिंदी के चार उपशाखाओं की बोलियां अगर आपको याद हो जाती है तो पहाड़ी हिंदी को याद करने की जरूरत नहीं है, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। देखिए इसमें कौन कौन आती हैं। तो आपसे मैंने बताया कुमाऊनी, कुमाऊनी, और एक है गढ़वाली, इसको घर वाली के नाम से आप जान लीजिए, ज्यादा सटीक पड़ेगा, याद भी हो जाएगा। ठीक, और एक है नेपाली, आप जान रहे हो। तो ये तीन बोलियां जो हैं आप आसानी से याद कर सकते हैं अगर ये चार हिंदी की उपशाखाओं को सूत्र से याद है तो। ठीक है, तो ऐसे में आप जो है एक एक करके सभी बोलियों को आप लोग याद कर लीजिए, समझ लीजिए। इसके बाद जो मैं पढ़ाने वाला हूं, ये बोलियां बोली कहाँ जाती है, किस बोली का कौन सा क्षेत्र है, कहाँ पर प्रयोग की जाती है, कौन सी बोली की क्या विशेषता है, क्या गुण है, क्या दोष है, कितने उपनाम होते किस बोली का, ये सब मैं बताने वाला हूं। लेकिन आज की क्लास को बस यहीं पर स्थगित करते हैं और विराम देते हैं। आगे की जो क्लास होगी हम डिसाइड करते हैं और आगे से नियमित रूप से ये क्लास चलती रहे। अगली क्लास जो होगी कि बोलियां कहाँ बोली जाती। ठीक है, तो अगर वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, जिससे जो पुलिस का पेपर देने वाले बच्चे हैं या अदर कोई भी एग्जाम का, कॉम्पिटिटिव किसी भी एग्जाम का अगर परीक्षा देने वाले होंगे जिसमें हिंदी पूछी जा रही होगी, तो ये क्लास उसके लिए वरदान साबित होने वाली है। क्योंकि इस क्लास से मैं गारंटी लेता हूं सवाल नहीं कटेगा अगर आपके एग्जाम में बनेगा तो। अब पुलिस में तो हूबहू छपने वाला है, उसमें कोई बात संदेह नहीं होती है। तो आज के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू।